हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज बच्चों हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल का 6 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल उसके 3 क्लासिफिकेशन किए थे मैंने, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, स्मॉल कब होता है, लार्ज कब होता है, सब कुछ डिस्कशंस किया है। साथ में परमेबिलिटी, कौन सी, रिलेटिव परमेबिलिटी के साथ मैंने आपको कंपैरिजन करके दिया था। आज बच्चों जो क्लासिफिकेशन किया था मटेरियल का, उसमें 3 जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन मटेरियल में किया था, उसमें से एक मटेरियल उठा रहे आज, वो है डायमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिज्म के ऊपर एक सवाल आता है, एक्सप्लेन द डायमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत डिटेल में बच्चों आज बात करने वाले हम लोग। यहां पे सबसे पहले एक बात बताऊं कि डायमैग्नेटिज्म मटेरियल कौन सा था, जिस मटेरियल में, आई विल रिपीट, जिस मटेरियल का जो एटम्स है और उसके एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पेयर हो, पेयर समझते हो ना। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं, हेलियम। ठीक है, हेलियम के लिए हम लोग लिखते हैं बच्चों, पता होना चाहिए 1s², बराबर है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये और ये देखो, ये पेयर है। तो ऐसे मटेरियल को बच्चों हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो ऐसे बिहेव करने लगता है, बिहेव ऐसे जो करते हैं ऐसे मटेरियल या ऐसे आइटम्स, उसको हम लोग डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, कौन से बच्चों, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, पेयर होना चाहिए। देखो ये इसको कैंसल आउट कर रहा है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोगों ने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा था। जैसे कि मैंने यहां पे लिख के रखा है, द मटेरियल इन विच एटम हैव ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कौन से, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो ऐसे ही जो भी मटेरियल होगा वो डायमैग्नेटिक मटेरियल बोल के हम लोग उसको देखते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों? कौन से मटेरियल, जो मटेरियल के जो एटम्स है और वो एटम आउटर मोस्ट सेल में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पेयर हो, पेयर होना चाहिए। देखो इसके साथ ये पेयर है, देखो इसके साथ ये पेयर है। ऐसे मटेरियल जो बिहेव करने लगते हैं, ऐसे नेचर के होते हैं, इस मटेरियल को हम डायमैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। ओके, अब देखने वाले बच्चों डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन जो आपके बुक्स में डायग्राम दी गई है, उसके ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। चलो, अब क्या क्या कर रहा हूं बच्चों, अगर हम लोगों ने एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रही तो, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल, कौन सी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रही तो। ठीक है, जब इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक, ऐसे मटेरियल पे कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं की हो, तब क्या करना है देख लेना बच्चों। तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो 0 मिलेगा हम लोगों को। सिंपल सी बात है कि जैसे कि एक मटेरियल है, इसमें देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्या, नहीं है, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहां पे नहीं है बच्चों, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तब बच्चों इसके ऊपर कोई एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अप्लाई नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं है, जैसे कि यहां पे कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बच्चों इसका जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हो वो हम लोगों को 0 मिल रहा है। कितना? 0 मिल रहा है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है बच्चों ये पेड़ है। कैसे? पेड़। इसलिए बच्चों यहां पे नेट मैग्नेटिक इसका था, लेकिन वो कैंसिल आउट कर रहा था ना एक दूसरे को, जैसे एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर, तो इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो नेट, लेकिन कौन सा नेट, वो 0 है हमारे पास। जब भी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो तब बच्चों इसके ऊपर नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ईच एटम का बोल सकते हैं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होगा यहां पे हम लोगों को यहां पे 0 मिल रहा है। चलो ये बात तो पता है,
ठीक है। देखो अब देखो इसके बाद में बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने वाले हैं। क्या 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 बच्चों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ, ऐसे बोलो, या एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो अब क्या यहां पे लिख सकता हूं मैं, इन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों हम लोग इसको बी वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब रही, थोड़ा सा बच्चों हम लोगों को अगले चैप्टर की तरफ देखना पड़ेगा। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक लॉ पढ़ने वाले हैं और जिनका नाम है लिंस लॉ। कौन सा लॉ है बच्चों, लिंस लॉ के हिसाब से। लिंस लॉ क्या होता है बच्चों, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करने वाले हैं तब यहां पे एक फार्मूला है माइनस डी फाई बाई डी टी, ये है, ठीक है। तो ये इसको अपोज करती है। मतलब बच्चों मेरा कहना ये है यहां पे कि लिंस लॉ का एक काम होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो भी अप्लाई करोगे उसको अपोज करता है। अपोज का मतलब ये नहीं बच्चों, हमेशा अपोज नहीं, अगर कम हो रही है तो बढ़ाने का काम करता है, बढ़ रही है करंट तो उसको अपोज करता है। मतलब कोई समझो फॉर एग्जांपल यहां पे करंट जा रहा था, ये फ्लो हो रहा है बच्चों, ठीक है, मैं एक्सटर्नल फील्ड यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, अगर ये करंट बढ़ रहा है बच्चों तो इसको अपोज करने वाले करंट को नाम दिया वाला है क्या, इंड्यूस करंट। क्या नाम है बच्चों, इंड्यूस। अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। जो भी करंट बढ़ रहा है तो इसको क्या करेगा, ये अपोज करता है, अपोज। और इस करंट का नाम क्या होता है बच्चों, इंड्यूस करंट। अगर ये करंट डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको वो करंट को सपोर्ट भी करता है। ऐसी बात नहीं कि सपोर्ट नहीं करता है, करता है बच्चों। कब, ये कम हो रहा है तो, करंट बढ़ रहा है तो इसको कम करने का काम करता है, कम हो रहा है तो बढ़ाना। देखो अपोज हो रहा है ना, अरे देखो बढ़ रहा है तो कम करना है, कम हो रहा है तो बढ़ाता है। मतलब जो चीज हो रही है इसको अपोज करने का काम ये लिंस लॉ करता है। बात समझ में आ गई, कोई टेंशन बच्चों। अगर आप लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो किसके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर या मटेरियल के ऊपर, तो बच्चों ये लिंस लॉ लगता है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप लोग अप्लाई कर रहे हो तब, ठीक है। मतलब जो भी डायरेक्शन होगा, ठीक है, क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड अपोज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज। जैसे कि मैंने बोला यहां पे करंट बढ़ रहा है तो वो कम करता है, कम हो रहा है तो बढ़ाता है, कम कर रहा है। देखो यहां पे बढ़ रहा था, अपोज। इस करंट को बोलो इंक्रीज करंट, मतलब ज्यादा था तो कम कर रहा, देखो अपोज में। यहां पे कम है करंट, नीचे आ रहा मतलब कम है, तो देखो इसको सपोर्ट करता है। जो प्रोसेस हो रही है इसको अपोज करना है, ठीक है, ये लिंस लॉ होता है। तो चलो बच्चों हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं अभी कि जो यहां पे इन द केस ऑफ आउट ऑफ पेयर के बारे में बात करेंगे। देखो आपके बुक्स में एक डायग्राम दी वाली, ये समझ में आ रहा है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन वो है मेरे ख्याल से क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। करंट ऑब्वियसली इसके अपोज में होगा, देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ऐसे, समझ में आ रहा है ना। अगर इस प्लेन सरफेस में हो तो ऐसे हो रहा है, ये क्लॉकवाइज, समझते हो। तो करंट इसके अपोज में होगा भैया, करंट का ये डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रॉन का, तो करंट ऐसा, देखो इसके अपोज में है ना। देखो ये क्लॉकवाइज है और मेरा करंट इसके अपोज में है। अगर राइट हैंड रूल यूज करोगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां होगा, देखो जूम ऊपर, ये ऐसी प्लेन सरफेस, देखो ये रिंग ऐसी बच्चों, मेरा करंट ऐसा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है इसके कन्वेंशियल करंट अपोजिट में होता है, अपोजिट में। देखो ये इधर है इलेक्ट्रॉन, तो मेरा करंट ऐसा, ठीक है। मैंने जो नोट्स में बच्चों, जो डावरे सर ने जो नोट्स बनाई है, एक बात ध्यान रखना है, उसमें करंट ही दिखाई दे रहा है, करंट ही दिखाई देगा, ठीक है। आपके बुक्स में जो डायग्राम है पहली, उसके ऊपर पहले चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। करंट क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्शन दिखाना है तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, इसलिए करंट दिखा रहा तो इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट डायरेक्शन है, समझ लो। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ऐसे, तो करंट इसके अपोजिट में होता है, कन्वेंशियल करंट। देखो तो राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना बच्चों, देखो करंट ऐसे, देखो मेरी उंगली ये कर्व फिंगर, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाने का काम करता है थंब, तो ये जूम ऊपर, तो यहां पे जो भी हमारा मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन ये है बच्चों। कोई टेंशन है, समझ में आ रहा है।
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, इसमें किसी को शक है भैया? देखो अब सबसे मैं थोड़ा सा समझ लो, यहां पे जो पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये या न्यूक्लियस को एक क्लॉकवाइज करेगा और दूसरा करता है एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअल में ये कैसे लूप्स होते हैं? ऐसे होते हैं ना, ऐसे कोई डंबल शेप, कोई ये पता है ना आप लोगों को ऑर्बिट कैसे होते हैं। तो भैया मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन देखो एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है। अरे जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, पता है ना आप लोगों को? ओके, बात तो समझ में आ रही है? मतलब एक इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे 3D डायग्राम नहीं दिख रही आपको, अगर देखना है तो यूट्यूब पे जाके देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। उसके ये एक ये है ना, पता है ना, सेल्स होते हैं ऐसे, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, पता है ना आप लोगों को ऐसे। तो बच्चों ये जो है ना क्लॉकवाइज है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, पेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान देना। चलो आई विल रिपीट, करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्यों? इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो करंट इसके अपोज में, तो ये मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन। ये है बच्चों आपकी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? ऊपर। लिंस लॉ क्या कहता है? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो उसके अपोज में करंट होता है। देखो इंड्यूस करंट, हम लोग तो समझ में आ रहा है ना, अपोज में होगा, इसको अपोज करने का काम करता है। किसको? इसको बच्चों अपोज करने का काम करता है। लिंस लॉ का काम ही वही है, जो हो रहा है इसको अपोज करो। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अपोज में, मतलब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नीचे, या छोड़ो, चलो वैसे भी मत मानो, मुझे बताओ बच्चों, ये जो है डायपोल, इसके अपोज में आना चाहिए मेरा करंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा इंड्यूस करंट में, इंड्यूस करंट बोल रहा हूं, ये ओरिजिनल इसके लूप करंट है ये। अरे इस इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ना, इसके करंट, इसका करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब मुझे यहां पे इसको अपोज करना है, अपोज करना है, डायपोल इसका अपोज में आने वाले, देखो तो डायपोल अपोज में इसके आना है तो नीचे आएगा। देखो तो करंट का डायरेक्शन आ रहा है इस करंट के डायरेक्शन में, अपोज में। कौन सा करंट है बच्चों? है इंड्यूस। देखो ये करंट कौन सा है? ये लूप करंट है। किसके कारण लूप करंट है? इलेक्ट्रॉन का मोशन के कारण जो करंट है वो लूप करंट होता है, जो हमने पहले पढ़ा था। अब कौन सा करंट निकाल रहे हैं? ये करंट इस मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लूप के ऊपर यूज कर रहे हैं हम लोग, इसको अपोज करने वाला इंड्यूस डायपोल निकालना है। तो इंड्यूस डायपोल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? कि इसके अपोज में, ये ऊपर है तो मुझे नीचे निकालना है। तो देखो नीचे आ रहा है ये इंड्यूस डायपोल है बच्चों, ठीक है, ये इंड्यूस डायपोल है, तो करंट का डायरेक्शन ये आएगा इसके अपोज में। मतलब बच्चों आप लोगों को ये जो करंट है ये आई, मतलब करंट है, लेकिन कौन सा? इंड्यूस करंट। क्यों ऐसा आ रहा है? किसी को समझ में आ रहा है भैया? ये इंड्यूस डायपोल इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। लिंस लॉ का मतलब ये अपोज करना, तो ये इंड्यूस डायपोल मोमेंट जो है, ठीक है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। ये तो पहली चीज है हमारी, इस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई करने के कारण ये इंड्यूस डायपोल मिल रहा है, और करंट का डायरेक्शन ये मिल रहा है उसके कारण। अगर आपको नीचे निकालना है तो करंट का डायरेक्शन यही रखना पड़ेगा भैया, यही रखना पड़ेगा, देखो है ना, यही रखना पड़ रहा है, करंट का डायरेक्शन मैग्नेट। ये करंट कौन सा है? लेकिन इंड्यूस किसके कारण हो रहा है? अगर ये नहीं रहता तो सिंपल सा अपना जो लूप है, लूप का करंट ये, और इलेक्ट्रॉन जो है इसका डायरेक्शन ये रहता था। बात समझ में आ रही भैया? ये ओरिजिनल है किसके? इस इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ये इसका करंट है। ये करंट है इंड्यूस करंट। कौन सा? आई विल रिपीट, इंड्यूस करंट। क्यों इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है? इसको अपोज करने के लिए। किसने कहा? ये लिंस लॉ ने। तो ये जो है मैग्नेटिक डायपोल अपोज कर रहा है, इसके कारण करंट का डायरेक्शन मिला। तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है? करंट डिक्रीज हो रहा है। क्यों? देखो ये करंट इधर है और एक करंट इसको अपोज, देखो ये कंडीशन, ये करंट है मेरा, इसको अपोज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो, या कम ही होगा बच्चों। इस केस में आप लोगों को यह समझ है ना, समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ लूप डिक्रीज होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डिक्रीज। क्यों बच्चों? करंट भी डिक्रीज हो रहा है। चलो
सेम टू बच्चों, यही इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मूव हो रहा है। एक पता नहीं, ये पेड़ इलेक्ट्रॉन से बच्चों, डायमैग्नेटिज्म में सबसे मेन हमारे पास एक वर्ड है पेड़ इलेक्ट्रॉन से। कौन से है? पेड़। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा भैया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज। बताओ बच्चों, इस एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मूव होने के कारण करंट कैसे फ्लो होगा? इसके अपोजिट में, ये अपोजिट में देखो, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, मेरा करंट ऐसे जा रहा है। कोई शक है भैया? बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट क्लॉकवाइज। क्यों? कन्वेंशियल करंट कहते हैं हम लोग, ओम्स लॉ ये सभी चीज पढ़ते हैं, उसमें कन्वेंशियल करंट है। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, सिंपल सी बात है, इस करंट के कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकलना है। क्या यूज करते हैं? राइट हैंड। कैसे राइट हैंड यूज करेंगे भैया? करंट का डायरेक्शन ये दिखाई दे रहा है ना आपको, या हम लोग ऐसे भी लगा सकते। देखो करंट का डायरेक्शन देखो, ये ऐसी रिंग है आर सरफेस को हॉरिजॉन्टल, तो देखो करंट का डायरेक्शन है, फिंगर दिख रही है आपको। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नीचे आ रहा है, नीचे देखो, तो ये आ रहा है नीचे। ठीक है, कोई टेंशन है? ये लूप करंट के कारण होने वाला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये इस करंट के वजह से, कौन सा करंट है? करंट लूप, जिस लूप में करंट है। खत्म किस्सा। अब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, यही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा लगाए तो चलो, इसके लिए मान लो कोई प्रॉब्लम। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब भी लगती है, तब लगता है लींस लॉ, जो कि अगले चैप्टर में हमको पढ़ना है। लींस लॉ क्या कहता है? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, उसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपोज में होता है। मतलब ये ऐसे तो नीचे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो देखो ये आ रहा है डैश, ये डैश किसके लिए है बच्चों? ये है आपके लिए इंड्यूस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इंड्यूस समझ, किसके कारण? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण। चलो ये भी नीचे आ रहा है, तो इसका करंट कौन सा? इंड्यूस करंट कहां आएगा? यही डायरेक्शन देखो, दोनों की डायरेक्शन इस टाइम सेम आ रही है। देखो ये इंड्यूस, पहले अपोज में देखो, ये अपोज में था, ये सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है बच्चों? देखो इलेक्ट्रॉन, पहले सबसे पहले क्या करना है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, कैसे? ध्यान देना है, क्लॉकवाइज, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज। बाद में उसका इंड्यूस डायपोल निकालना, इंड्यूस डायपोल मोमेंट निकालना। अब देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करंट लूप के कारण और इंड्यूस के कारण सेम है, डायरेक्शन सेम है। मतलब अब यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिक्रीज हो रहा था, यहां पे क्या होगा बच्चों? नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलेंगे उसको, ये इंक्रीज होगा। करंट भी इंक्रीज हो रहा है, देखो दोनों के डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन और इसका भी डायरेक्शन दोनों सेम है, तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। ओए, बात समझ में आ रही है बच्चा? समझ में आ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से एटम्स में गए हम लोग। एटम्स में देखा कि दो हीलियम में, जैसे कि हीलियम में यहां पे इसका डायरेक्शन है, इसका ये डायरेक्शन है। मैंने बोला एक काम करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज हो तो दूसरा कैसे रहता है? एंटी क्लॉकवाइज मूव होता भैया। जैसे कि यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने बोला इसके कारण करंट कैसे फ्लो होगा? जो इलेक्ट्रॉन मूव होता है इसके अपोजिट में होता है। ये ओरिजिनल कहानी है। इसके कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे होगा? आपने बोला ऊपर होगा सर, क्योंकि राइट हैंड रूल लगाया है आपने, ठीक है ना। यहां पे बोला सर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट होगा बच्चों क्लॉकवाइज। तो आपको पूछा इसके कारण, इस करंट लूप के कारण मैग्नेटिक डायपोल, आपने बोला राइट हैंड रूल इस्तेमाल करके नीचे बोला बच्चों, ये करंट लूप के कारण। बाद में मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाद में यूज की, तो यूज करने के बाद मुझे क्या देखा? मैंने बोला यार इसको अपोज करता है कौन सा? इंड्यूस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखो ये ऊपर है तो नीचे, तो इसके कारण करंट कैसे हो रहा है? इस तरह से डायरेक्शन होना चाहिए, इसको नीचे लाना है, तो ये डायपोल का डायरेक्शन नीचे आ रहा है इंड्यूस का, तो करंट, मैं बोला यार अपोज कर रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है करंट, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी रिड्यूस हो रहा है। एक कंडीशन में, फिगर ए आपकी दी वाली है, ठीक है। किसी ने कहा चलो सर इसमें बताओ, मैंने बोला ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे, ऊपर की
तो मैंने बोला यार उसका मैग्नेटिक डायपोल जो है, इंड्यूस डायपोल, वो नीचे होगा, नीचे अपोज करता ना, लीन्स लॉ है, बोला नीचे है। अच्छा, तो इसका करंट का, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ये, अरे दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो करंट बढ़ेगा और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है नेट मैग्नेटिक में वो क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। मतलब इसमें डिक्रीज होने वाला है, इसके अंदर इंक्रीज होने वाला है। तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो कहानी है जो आउटर मोस्ट सेल में बच्चों, इसी से हम लोगों को पता लगता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है ईच पेयर इलेक्ट्रॉन हैव अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ये कहानी बनती है, ओरिजिनलिटी है। मतलब एटॉमिक जो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो ये चीजें हम लोगों को मिलती है। यहां पे डिक्रीज होना, यहां पे इंक्रीज होना, जो भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इंक्रीज ही होगी बच्चों ऑब्वियसली। तो यहां पे ये जो गेन जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, क्या होती है, इससे समझ में आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही भैया? ओके, अब हम लोग ने क्या इसकी डायमैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसमें और एक चीज है भैया, देखो ना, ये इसका ऊपर इसका नीचे डायरेक्शन, ये जो है इसको अपोज कर रहा है, मतलब कम कर रहा है, कम दिखाई दे रहा है, और ये सपोर्ट कर रहा है। मुझे बता बच्चों, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा या ये इफेक्टिव होगा? ऑब्वियसली ये कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। ज्यादा होने वाली कंडीशन किसमें, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा डायमैग्नेटिक जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है कि नहीं। देखो ना, ये ऊपर, ये नीचे। तो इसलिए बच्चों बोलते हैं हम लोग डायमैग्नेटिज्म में जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करने में काम आता है डायमैग्नेटिक। कल का लेक्चर देखा होगा बच्चों, मैंने कल बोला था आप लोगों को, जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको जो मटेरियल अपोज करता है उसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं या डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ये भूलना मत बच्चों। क्यों हो रहा है बताओ ना। यहां पे सपोर्ट करने वाला देखो ना, इसको ये काट रहा है, यहां पे तो ऑब्वियसली कुछ होने वाला नहीं। ज्यादा यहां पे पॉसिबिलिटी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ये नीचे, मतलब अपोज कर रहा है ना। देखो ना, अपोज, देखो ये इसके अपोज कर रहा है। इसीलिए बच्चों ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से सोचा जाए तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है। अपोज क्या करते हैं बच्चों, अपोज। और ये इंड्यूस के कारण हो रहा है। देखो मतलब इसके कारण प्रेरित हो रहा है, इसके कारण इसको प्रेरणा मिल रही है अपोज करने की, किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। ये लिंस लॉ है तो पढ़ने वाले हैं हम लोग। चलो इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, हम लोग डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज देखने वाले, जो कि कुछ प्रॉपर्टीज आपके बुक्स में नहीं दी है लेकिन देख सकते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, आपके बुक्स में जो दिए वो भी डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये वीकली रिपेल करता है। डायमैग्नेटिज्म क्या करता है, वीकली रिपेल करता है। किसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, क्या करता है बच्चों, ये कल ही मैंने बताया था आपको, वीकली रिपेल। ठीक है, वीकली रिपेल करता है किसको बच्चों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। किसको बच्चों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, उसके बाद में दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वो बताऊंगा मैं आपको। यहां पे झाय बोलते हैं। ठीक है, इसका जो झाय होता है ना, झाय वो होता है बच्चों निगेटिव। क्यों होता है बता दूंगा, टेंशन मत लेना। एंड स्मॉल होता है बच्चों, एंड स्मॉल होता है। क्यों होता है, चलो अभी डिस्कशन स्टार्ट करता हूं मैं। अब मुझे बता बच्चों, अगर आपके ने मटेरियल रख दिया, ठीक है, ओके, जैसे ही मटेरियल रखा बच्चों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे दी। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही ये चला गया, आपको पता है ना बच्चों कि यहां पे m इज इक्वल टू झाई एच, यह फार्मूला हमारे पास। अरे झाई का m बाई एच पता है ना, कितना मटेरियल मैग्नेटाइजेशन हो पा रहा है। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है भैया, देखो यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे मैंने मटेरियल रखा, ये मटेरियल कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड है। कभी कभी कुछ मटेरियल बहुत मैग्नेटाइजेशन होता है, कभी मीडियम होता है, कुछ तो अपोज भी करता है। जैसे कि डायमैग्नेटिज्म बच्चों अपोज कर रहा है, कैसे कर रहा है देखते हैं। अभी हमने क्या देखा है कि इसके अंदर जो भी
इंड्यूस डायपोल तैयार हो गए, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की तो होते हैं, नहीं तो नहीं होता बच्चों। एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंट रही तो नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की बच्चों, तो इसका जो है ये जो डायपोल इंड्यूस, छोटे छोटे डायपोल तैयार होंगे और इसको अपोज करेंगे बच्चों। जो भी है देखो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसको अपोज कर रहे हैं तो इसका अंदर घुसने ही नहीं देंगे। चलो बाहर से जाओ, ये भी बच्चों बोलेंगे अंदर मत घुसो भैया, चलो बाहर बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। ये बात समझ में आ रही भैया? ठीक है, मतलब ये अंदर घुसने नहीं देते। क्यों नहीं देते बच्चों? क्योंकि इंड्यूस डायपोल तैयार होते इसमें, मतलब खुद तो डायपोल नहीं है, वो तो पेड़ है। बात समझ में आ रही है ना। मतलब वो तो जैसे कि हीलियम का एग्जांपल लिया तो हमने देखा कि ये पेड़ है बच्चों, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से, जैसे कि अभी बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो रिजल्ट देखा हमने, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है इंड्यूस, वो इसके अपोज करते। और ये जैसे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने ऊपर की तो देखो इसका यम और ये जो यम आई, ये जो है इनका डायरेक्शन मिला था, लीजिए इसके अपोज में। वैसे इसके अपोज में आने से ये अंदर घुसना चाहती थी, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक के अंदर जाना चाहती थी, इस मटेरियल से पास होना चाहती थी। लेकिन ये मटेरियल बोल रहा नहीं, मैंने एक इंड्यूस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तैयार किया वाला है और मैं आपको अपोज करूंगा। तो अपोज कर रहा है बच्चों, इसका मतलब क्या है? मैंने बोला सिंपल सी बात है यार। देखो यहां पे मैंने मैग्नेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक ये अच्छे बच्चों, ये तो दिया मैंने, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो मैग्नेटाइजेशन फैक्टर्स है, ये मैग्नेटाइजेशन पूरी तरह से अपोज कर रहा है, मटेरियल अपोज, ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। तो मतलब बच्चों ये जो है यहां पे मुझे निगेटिव रखना पड़ेगा, और ये स्मॉल होता है, ये इंड्यूस बहुत छोटी चीज है बच्चों, बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब ये ऐसे पूरे भर के नहीं होंगे, जैसे कि कल आप लोगों को मैंने पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में बताया कि ये जो अनपेड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये ऐसे होते हैं, इतने नहीं होते, छोटा सा हो जाता। इसलिए बच्चों देखो पहले वीकली रिपेल करता है किसको? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, नंबर 1 प्रॉपर्टी। दूसरी, ये जो है ये निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि बच्चे देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये, इंड्यूस डायपोल का डायरेक्शन ये अपोजिट, और स्मॉल है बच्चों, बहुत ज्यादा नहीं है। नंबर 3 प्रॉपर्टी देखेंगे आप। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान देना भैया। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज ये कह रही है जो रिलेटिव परमेबिलिटी, कल ही मैंने बताया था आपको, ये आपकी बुक्स में नहीं है भैया, मैं आपको समझा के दे रहा हूं। ओरिजिनलिटी आपकी जो भी है वो भी बताऊंगा। अब मुझे बताओ बच्चों, इसका फार्मूला 1 प्लस जा है। अब ये जा कैसा है? निगेटिव है, मतलब 1 में से कुछ नंबर माइनस होने वाला है। मेरे ख्याल से आपकी बुक्स में कुछ दिया था 10⁻³ टू 10⁻⁻6 ऐसे जा की वैल्यू भी दी थी, आई थिंक, ठीक है ना, दिया था ना आप लोगों को। तो यहां पे ये जो जा है ये निगेटिव है, मतलब 0.001 ऐसा कुछ तो है, छोटी वैल्यू है बच्चों, और निगेटिव है, और ये निगेटिव में वैल्यू है ना। तो ये म्यू आर एक से छोटा होगा, मतलब बच्चों ये जो म्यू आर है ये लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा है ना ये, मतलब ये जो होगा बच्चों लिखना पड़ेगा हम लोगों को साइडली, लेस देन 1, ज्यादा नहीं, थोड़ा हुआ, थोड़ा। अच्छी बात है सर, कोई डाउट है बच्चों? तीनों प्रॉपर्टीज हो गई, और कौन सी प्रॉपर्टी है? चौथी प्रॉपर्टी में बताएंगे बच्चों। देखो बुक्स में आगे पीछे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, टेंशन मत लेना भैया, ठीक है ना, नहीं तो बोलेंगे सर यही प्रॉपर्टीज आपने तो अलग बताया। जो नॉलेज है नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं, नॉलेज इंपॉर्टेंस है बच्चों। चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये अगर कोई मटेरियल आप लोग रखते हो इसमें, ठीक है, जैसे कि यहां पे कैसे बताऊं मैं आपको, यहां पे समझो फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा, बाद में कम ऐसे करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा कम है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा थोड़ा, हाँ लग रहा है ऐसे, ठीक है। मुझे बताओ बच्चों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का होगी? ये जगह है P और इसको Q बोलेंगे। ऑब्वियसली आपको लग रहा है कि P या जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्ट्रॉन्गर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ Q इज ग्रेटर दैन, वेरी वेरी ग्रेटर दैन भी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा निकाली तो, ठीक है, या ग्रेटर दैन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ P। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहां पे कम है, क्यों? इसके डेंसर पार्ट से समझ में आता है। अगर इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखते, समझो ये मटेरियल है डायमैग्नेटिक, रख दिया तो ये क्या करता है पता है बच्चों? ये मूव करता है कहां से? स्ट्रॉन्गर पार्ट
पर टू वीकर पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब उसको अगर आपने स्ट्रॉन्गर पार्ट पे रख दिया तो ये रिपेल करने का काम करता है ना बच्चों, ये अपोजिट है ना, इसलिए रिपेल कर रहा है ना। देखो इसको अंदर भी नहीं आने देना। मतलब बच्चों जो भी स्ट्रॉन्गर, मतलब ये रिपेल करने का काम कर रहा है। वीकली रिपेल लिखा है मैंने, ठीक है ना। मतलब इसको अगर मैंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इस मार्कर को, तो ये मैग्नेट ऑटोमेटिकली या मार्कर ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते जाएगा वीकर की तरफ, क्योंकि वीक है। ध्यान में आ रहा होगा आपको, कोई टेंशन है भैया? चौथा पॉइंट समझ में आ गया, स्ट्रॉन्गर से वीकर। अब वहां पे आपकी बुक्स में क्या किया है, एग्जाम्पल दिए उसी के। क्या एग्जाम्पल दिया बच्चों? और ये नॉन यूनिफॉर्म बोलो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए कंडीशन है। और एक बात है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे ज्यादा यहां पे कम, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल रखते हो तो वो स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ शिफ्ट होता है। क्या होता है? मटेरियल शिफ्ट होता है। कोई टेंशन है? समझ में आ रहा है भैया? ऑल इज वेल। उसके बाद में बच्चों एक एग्जांपल देखने वाले और उसके, अब आपको पता लगा कि स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ शिफ्ट होता है। बस अब बुक्स के एग्जांपल लेना यार, उसमें क्या है, कुछ नहीं। जैसे कि एक यूट्यूब ली मैंने ऐसे, ये ठीक है, और इसमें एक लिक्विड डाला है जो कि कौन सा है बच्चों? लिक्विड है, ये डायमैग्नेटिक लिक्विड है। ओके, अगर बच्चों मैंने यहां पे लिक्विड डाल दिया, ऐसे 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 लिक्विड डाल दिया इसमें, ठीक है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अप्लाई की, समझो एक्सटर्नल फील्ड ऐसी है, ऐसे देखो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। क्या होगा बच्चों? तो ये नीचे ऐसे कुछ डायमैग्नेटिक, जो आपका डायमैग्नेटिक इंड्यूस डायमैग्नेटिक, जो आपका इंड्यूस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नीचे होगा। इसके कारण इस पानी को बच्चों नीचे खींचने वाला है, क्योंकि अपोज करेगा ना, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसका सपोर्ट नहीं, अपोज करता। मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया, तो ये ऐसे करके ये पानी ऊपर 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 आएगा, नीचे से नीचे नीचे नीचे, ऐसे करते 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 हो सकता है कि पानी नीचे भी आ सकता है। इसको नीचे नीचे ऐसे करते 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 हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, ये अपोज करते जाएगा, करते 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 पानी नीचे भी आ सकता है। बात समझ में आ रही भैया? अब देखो और एक एग्जांपल आपके पास, जैसे कि ये मार्कर एक रॉड लिया है समझो, जो कि है ना। अब यहां पे क्या किया बच्चों मैंने कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपकी, ठीक है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसमें रॉड रखा था ऐसे, ये रॉड। और आपको पता है बच्चों, रॉड ध्यान में रखना है, कभी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की तरफ नॉर्थ पोल होता है। मैंने बोला आप लोगों को पहले से, क्या, जैसे कि आप लोगों को यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते बच्चों, उसका तरीका बताया था। एक नॉर्थ पोल को, सिंगल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट होता नहीं है, ये इमेजिनरी है भैया। नॉर्थ पोल को रखो, नॉर्थ पोल जिस तरफ भाग रहा है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो इधर जा रहा है, तो मैंने बोला नॉर्थ पोल मेरा भाग रहा है इधर, मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। आपने बोला सर आपके तरफ, तो आपके तरफ में नॉर्थ पोल आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ है, तो ऐसा रहना चाहिए कि नहीं। लेकिन बच्चों यहां पे अगर मैंने डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा तो बच्चों क्या करता है, ये इसको रिपेल करके ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों रिपेल करने का काम हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? रिपेल करने का काम। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके बुक्स में भी दिए हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हो। ऐसे कितने एग्जांपल्स है, क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे देखना पड़ेगा ताकि ऐसे एग्जांपल आपके साथ है। और इसके लिए एग्जांपल किस किस के एग्जांपल दे सकते हो बच्चों? गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, ग्लास है, वाटर से, बहुत सारे एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देना है तो वाटर है ना, उसके बाद में सिल्वर है, कॉपर है ना, जो भी एग्जांपल दी है पूरे एग्जांपल देखना पड़ेंगे। इसकी मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी समझ में आ रहा है बच्चों? हर बुक्स में ना थोड़ा सा वेरिएशन होते रहता है, तो टेंशन मत लेना। तो ये वेरिएशन झाई की वैल्यू थोड़ी वेरिएबल हो सकती है अलग अलग बुक्स में। तो मैंने प्रॉपर्टीज में पहले क्या लिखने की बोला आपको? वीकली रिपेल करता है किसको?
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसको वीकली रिपेल किया, देखो अंदर जाने नहीं दे रहा, बाहर से जाओ बोल रहा हूं, अंदर से नहीं जाने दे रहा। इसकी सस्पेबिलिटी नेगेटिव होती है, स्मॉल होती है। तीसरी बात म्यू आर मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी ये लेस देन 1 होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों झाई निगेटिव और वेरी स्मॉल है। उसके बाद में आपको बताया कि अगर स्ट्रॉन्गर, देखो आपको प्रॉपर्टीज के ऊपर 2 मार्क के ऊपर सवाल कभी नहीं आता है, आपको 4 पॉइंट ही लिखना है। अगर आपका दिमाग अच्छा चलता है तो 5 भी लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, तो लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या क्या करना है? वीकली रिपेल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, जहां निगेटिव और स्मॉल होता है, कितना होता है एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग, जैसे कि वाटर का, सिल्वर का, किसी का एग्जांपल दे के बता सकते हैं। परमेबिलिटी जो है रिलेटिव साइड लेस देन 1 होती है। एग्जांपल क्या देखना है? अगर आपने कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ वो शिफ्ट होता है, मूव होता है वो मटेरियल, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोग यूट्यूब शेप जैसे कि प्रैक्टिकल लैब में होता है केमिस्ट्री के, आप लोग यहाँ पे डायमैग्नेटिक लिक्विड डाल दो तो वो कैसे होता है, क्या होता है, इसका एग्जांपल आपके मन से लिख सकते हैं। ये थे रॉड रखो, रॉड रखने से भी ये रिपेल करता है तो इसलिए वो परपेंडिकुलर ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड करो, किसी धागे को बांधो तो आपको समझ में आएगा बच्चों। तो ऐसे एग्जांपल आप लोगों को और भी दे सकते हो। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को कल मैं आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिटेल में डिस्कशंस करने वाले। तो बच्चों पढ़ाई करते रहना है। इसके बाद में एक मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट है आपके लिए, एक बात ध्यान में रखना है कि हर मटेरियल है ना डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। सर फिर क्लासिफिकेशन क्यों किया आपने? तो क्लासिफिकेशन करने का रीजन ये है बच्चों, मुझे बताओ, हर सब्सटेंस वो डायमैग्नेटिज्म होता ही होता है। क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको। क्या होता है बच्चों, उनका कहना ठीक है आउटर मोस्ट सेल में आपने अनपेयर्ड लिखा है, जैसे कि क्लोरीन का एग्जांपल लिया था हमने, 17 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1s², 2s², 2p6 है ना। यही कॉन्फ़िगरेशन बच्चों हमारा, जो कि क्लोरीन के बारे में हम लोगों ने लिखा था, यही कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन का, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं और 2s² और 3p5, हाँ बराबर है। देखो 2 4 10 12 17, हाँ। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पे हम लोग आउटर मोस्ट का लिखते हैं। यहां पे देखो ये पेड लिखते हैं, ये पेड है, ये 3s² है, ठीक है। और ये जो बात है बच्चों, ये इसके साथ, ये इसके साथ एक सिंगल है, ठीक है। तो ये लिखते हैं हम लोग, याद है बच्चों, ये है 3p²। लेकिन एक बात ध्यान रखो ना, बाकी तो पेड़ है ना, देखो ये भी पेड़ है, ये पेड़ है, ये भी, ये सभी लोग पेड़ है। तो हर एटम्स में देखा जाए तो, हर एटम्स में या हर मटेरियल में ये कहानी हो रही है कि नहीं, पेड़ वाली कहानी है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए हर मटेरियल उनका कहने पहले, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में ये हम लोगों को अनपेड मिल रहा है वो बात अलग है, लेकिन अनपेड इसलिए पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, लेकिन उसके पहले वो तो पेड़ है ना। बिल्कुल है बच्चों। आप लोग सोचते होंगे चलो हाइड्रोजन, नहीं बच्चों, H2O होता है, H2 होता है, हाइड्रोजन भी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि यहां पे भी H2 है। मतलब बच्चों हर मटेरियल ये डायमैग्नेटिक होता है। लेकिन बच्चों क्या है, डायमैग्नेटिज्म होता ही बात सही है, लेकिन उससे कोई तो ऊपर जाने वाला है होता है, इसलिए उसके ऊपर मास्क लगाते हैं हम लोग। हमारे मुंह पे मास्क लगाते हैं ना, दिखना नहीं चाहिए इसलिए। जैसे कि बहुत सारी गर्ल्स भी बांध के लेती, पूरा मुंह बांध के लेती, तो समझ में नहीं आता कौन सी गर्ल्स है, वैसे मास्क बांध के रखा वाला है डायमैग्नेटिज्म के ऊपर। और इसके मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, उसको डोमिन किया जा या उसको पीछे रखा जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, और उसके ऊपर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। लेकिन बेसिकली सोचा जाए तो हर सब्सटेंस क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है या डायमैग्नेटिक मटेरियल ही होता है। वो बात अलग है कि उसके ऊपर जाने वाले कोई तो है ना। हम लोग करते हैं ना ऐसे, किसी को ऊपर जाना है तो किसी को नीचे दबाना पड़ता है और हम लोग ऊपर जाते हैं। वैसे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ने क्या है, उसको छुपा के रखा है। किसको? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर चले जाने वाले मटेरियल से, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, हर सब्सटेंस या हर मटेरियल
डायमैग्नेटिज्म होता ही है। क्यों? वो अनपेड, इसके पहले अनपेड ही होता है, सॉरी पेड होता है, ये अनपेड बाद में रहता हो, उसके ऊपर वो ज्यादा अपनी पावर दिखा के ऊपर चढ़ जाने वाले पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले। तो बच्चों पढ़ाई करते रहना, शेयर करना है और लाइक करना है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।